हे गाइस टू वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम्स। और तो यार बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। सबसे पहले हमें बैंकिंग सिस्टम में पढ़ना क्या है, हमें दो चीज़ें मेन ध्यान रखनी है। एक होती है बेटा कमर्शियल बैंक्स, एक होती है बेटा आपका सेंट्रल बैंक। ये दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और इसी के इर्द गिर्द पूरा ये चैप्टर घूमने वाला है तुम्हारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ कि कमर्शियल बैंक होती क्या है बेटा। कमर्शियल बैंक जो होती है बेटा, इट इज़ अ काइंड ऑफ बैंक और इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट इज़ द फाइनेंशियल, राइटिंग के लिए माफ़ करना भाई, इंस्टीट्यूशंस इन विच various services are given to the public with the aim of generating profit। मीन्स काफ़ी सारी फाइनेंशियल एक कमर्शियल बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किस तरीके की मैं आगे बताऊंगा उसका। और सर्विसेज का जो एम होता है एंड में वो होता है बेटा प्रॉफिट जनरेट करना। मतलब ये इतने ज़्यादा सीधे तो नहीं, बैंक देखो बैंक इतनी सीधी तो नहीं है कि हमारे लिए काम करे और हमसे कुछ चार्ज ना करे, ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली बैंक जो है वो प्रॉफिट अर्न करती है मल्टीपल वेज से। क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए कमर्शियल बैंक क्या है आपका। कमर्शियल बैंक बेटा, कमर्शियल बैंक इज़ ए इंस्टीट्यूशन, commercial bank is the institution in which functions of accepting deposit। पहला जो फंक्शन होता है जिसको हम प्राइमरी फंक्शंस भी बोलते हैं इसका, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए, अभी रक्षाबंधन चल रहा है, उसमें क्या है कुछ लड़कियों ने बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए तो उनको डर है कहीं ऐसा ना कुछ चोरी करके ले जाए। तो इसमें होगा क्या, वो एक्स्ट्रा जो पैसा है बेटा उसको क्या होगा, उसको बोलोगे आप कहीं ना कहीं तो सेफ रखना चाहोगे। अब सेफ रखने के लिए क्या करोगे, आप एक बैंक के पास चले जाओगे, बोलोगे बैंक हम आपको पैसा देना चाहते हैं। तो आप जब पैसा जमा कर दोगे अपना एक्सेस पैसा, जो आपका एक्सेस पैसा जो है बेटा, एक्सेस मनी जो है वो आप क्या कर दोगे, डिपॉजिट कर दोगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पहला जो कमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। वॉट एवर द अमाउंट यू आर गोइंग टू डिपॉजिट बैंक जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके, वो आपके बिहाफ पे जो पैसा वो रख लेंगे। तो पहला जो फंक्शन है बेटा बैंक का वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सेकंड जो फंक्शन है बेटा उसका ग्रांटिंग द लोन्स। मीन्स अब आपने तो पैसा जमा कर दिया, आपके पास पैसा ज़्यादा था, पर कुछ गरीब लोग होंगे, ठीक है, सपोज करो ये गरीब आदमी है बेचारा, ठीक है। अब जब इसको पैसा चाहिए तो कोई कहाँ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, बैंक के पास जाएगा। बैंक के पास बोलेगा हेलो बैंक मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो। और जब बैंक क्या कुछ ड्यू डिलीजेंस यानी कुछ पेपर वर्क करने के बाद इसको क्या पैसा दे देगी। ऑब्वियसली फ्री में पैसा नहीं देगी, वो लोग पैसे जो देंगे उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करेंगे, वो ऑल टुगेदर अलग बात है। तो पहला जो मैंने फंक्शन बताया था वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी कि अगर एक्सेस पैसा है तो जो बैंक है वो उसको डिपॉजिट कर लेगी अपने पास आपके बिहाफ पे। दूसरा क्या है, ग्रांटिंग लोन्स, यानी किसी को अगर ज़रूरतमंद है उसको लोन प्रोवाइड करेगी। मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि कई बार बैंक जो होती हैं बेटा वो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई सर, तो इन्वेस्टमेंट्स होता है जैसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है उसको कहीं ऐसी जगह पे लगा दो जहाँ से क्या है रेगुलर बेसिस की अर्निंग आती रहे, ठीक है ना। तो बैंक जो इन्वेस्टमेंट करती है। अब बैंक के पास इतना सारा पैसा आ गया, आपने जमा कर दिया, आपके दोस्तों ने जमा कर दिया और काफ़ी सारे लोगों ने उनको जमा कर दिया। तो बैंक क्या है, एक तो जो इन्वेस्टमेंट है ये तो खुद के लिए करेगी वो, ठीक है, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए इन्वेस्टमेंट करेगी जिससे कि जो पैसा कमाए एक्स्ट्रा वो अपने पास रख ले। या फिर क्या करेगी, ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ पे उस पर इन्वेस्टमेंट कर देगी। तो जो भी रिस्क वगैरह जो होगा वो सब आपको बिलोंग करेगा। और अगर खुद से अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसमें ही प्रॉफिट और रिस्क क्या है उनको बिलोंग करेगा। ये बस इसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, आपके सिलेबस का इसका कोई पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है, कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है। कमर्शियल बैंक इज इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, ग्रांटिंग द लोन्स, मेकिंग द इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इन सभी के पीछे इनका मेन जो बेटा एम क्या है बेटा, प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न, बस पैसा आना चाहिए, लोग गुल्ला की बात ये है, ठीक है। वो बैंक का काम ही होता है बेटा आपसे पैसा लेके उस पैसे को कहीं अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करना और उससे प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कमर्शियल जो होती है बैकबोन होती है बेटा इकोनॉमी की। अब बैकबोन का मतलब क्या हो गया, अगर बेटा कमर्शियल बैंक्स ना हो तो इकोनॉमी में फंक्शन सारे के सारे ठप पड़ जाएंगे। कैसे, जैसे कि सपोजिटली यार अगर देखो आपके पास पैसा है, ठीक है, आपने उसको डिपॉजिट कर दिया, किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसने क्या बैंक से
आप एक एज अ लोन ले लिया। इस तरीके से क्या है, आपकी जो सेविंग्स थी वो इकोनॉमी के काम आ रही है इनडायरेक्टली, आपको देखो तो। और अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप पैसा वापस भी ले लोगे, तो बैंक क्या है, आपका पैसा रिटर्न भी कर देगी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एक बैंक क्या है, एज अ मीडियम वर्क करती है बेटा, एज अ मीडियम वर्क करती है लोगों के बीच में पैसा क्या एक्सचेंज करने का। और ये ट्रस्ट बेसिस भी होता है, ट्रस्ट वर्दी भी होते हैं, आप लोगों को पता है। क्योंकि अगर आपने बैंक में पैसा जमा करा तो आप इसका मतलब है कि आपका पैसा क्या सेफ है, ठीक है। दूसरी क्या फ़ायदा होता है, इन्फ्लेशन में हेल्प करती है। इन्फ्लेशन में, हाँ, जैसे कि इन्फ्लेशन में आपको पता होगा आपकी जो मनी की जो वैल्यू है, आपके मनी की जो वैल्यू है बेटा, वो क्या टाइम के साथ साथ गिरती जाती है। सपोज करो आपके पास आज 100 रुपीज़ है, तो आप उसमें क्या 100 रुपीज़ के वर्थ का ये आइटम परचेज कर सकते हो। पर अगर जब आज से 2 साल बाद वो 100 रुपीज़ जो है, आपको दिखने में तो 100 रुपीज़ ही लगेंगे, पर उससे परचेज़ कितना कर पाओगे बेटा, 90 वर्थ का आइटम परचेज़ कर पाओगे। तो जो अगर यही आप चीज़ अगर आपने बैंक में की, बैंक में आपने 100 रुपीज़ जमा कर दिए, 2 साल बाद ही बैंक क्या करती है, आपके 100 रुपीज़ पे एज अ इंटरेस्ट लगा के उसको क्या है 110 रुपीज़ से कर देगी। यानी कि आप क्या है उतने, मतलब उसने जो इन्फ्लेशन के हिसाब से आप उतने ही पैसे का सामान परचेज कर सकते हो। इसलिए जो बैंकिंग सिस्टम है वो इन्फ्लेशन में आपकी हेल्प करती है, आपके मनी की वैल्यू को सेव करने में, ठीक है। ये एक उसके जनरल फंक्शंस हैं बेटा, ठीक है ना, याद रखना। दूसरा मैं आपको बताऊं तो फंक्शंस होते हैं कुछ इनके, कमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शंस होते हैं। एक होता है प्राइमरी फंक्शंस, एक होता है सेकेंडरी फंक्शंस। आपके 3 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस एंड व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस। तो पहला प्राइमरी जो फंक्शंस है बेटा, ये है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बैंक क्या करती है, एक्सेस जो अमाउंट होती है बेटा, एक्सेस अमाउंट जो है वो क्या डिपॉजिट कर लेती है, ठीक है, ऑन योर बिहाफ, ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ पे क्या पैसा रख लेती है अपने पास, ठीक है। अब वो पैसा रख के क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से वो यूज़ करते हैं उस पैसे को, और आपको भी क्या है एक इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ज़रूरतमंद है कोई बंदा, उसको पैसा चाहिए, तो वो क्या बैंक क्या करेगी, उसको पैसा आगे बढ़ा देगी। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इसमें बेटा 2 तरह के, अब जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जैसे आपने अगर पैसा जमा करा तो कुछ अकाउंट्स होते हैं, मल्टीपल काइंड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं बिजनेस आपके इसमें बैंक में। तो एक होता है बेटा करंट डिपॉजिट अकाउंट, एक होता है बेटा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, और एक होता है बेटा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, जिसको हम टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी बोल देते हैं। अब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर है, एक होता है करंट, ठीक है, एक होता है सेविंग, ठीक है। सेविंग अकाउंट जो होता है बेटा, उसमें क्या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, आपकी ट्रांजेक्शन की जो नंबर होती है बेटा वो लिमिटेड होती है, ठीक है। और इस पर क्या आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, अगर मैं कुछ पैसा जमा कर दूंगा तो क्या है इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं पे क्या है करंट अकाउंट में क्या है अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो, ठीक है, ये है। वहीं पे क्या है इसमें नो इंटरेस्ट होता है, कोई भी करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है जनरली, ठीक है। अब इसमें आप लोग यही सोचोगे कि मैं तो सेविंग अकाउंट खुलवाना पसंद करूंगा, अगर ऐसी बात है तो वही तो भाई इंटरेस्ट ब्याज तो मुझे चाहिए, ठीक है। और मैं तो चाहता भी नहीं हूँ बैंक में ज़्यादा बार पैसे निकालूं, तो मेरे लिए तो सेविंग अकाउंट प्रेफर करता है। बट ऐसा नहीं है बेटा, कुछ लोग जो होते हैं वो सेविंग अकाउंट को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग करते हैं बेटा बैंक अकाउंट को उसको करंट अकाउंट को प्रेफर। जैसे कि सेविंग अकाउंट को कौन प्रेफर करेगा बेटा, एज अ जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, जैसे कि आप लोग हम लोग जो है सेविंग अकाउंट प्रेफर करेंगे, जिसमें कि हम कभी कभी पैसा निकाल सकें बस। पर जो बिजनेसमैन होते हैं बेटा, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस फर्म्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनको क्या है कभी सैलरी पे करना है, उनको कभी किसी को पेमेंट करनी है, किसी से रिसिप्ट करनी है, उनके क्या है ट्रांजेक्शन्स की लिमिट जो होती है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनके, वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए बिजनेसमैन जो है वो आपके करंट अकाउंट को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में करंट अकाउंट पे जो फीस होती है, ठीक है, बैंक फ्री में कुछ नहीं करती बेटा, ध्यान रखना। तो जब भी फीस जो होती है वो कुछ बैंक जो है करंट अकाउंट पे ज़्यादा चार्ज करती है एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। ओके डन। चलो एक बार थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेवरल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी। ओके, द मेन काइंड ऑफ डिपॉजिट्स आर current account deposits. These deposits refer to those deposits which are repayable by banks on demand, ठीक है। करंट अकाउंट्स में क्या होता है ऑन डिमांड कभी भी विड्रॉ कर सकता है बिजनेसमैन, ठीक है। सच डिपॉजिट आर जनरली मेंटेन बाई बिजनेसमैन। मैंने आपको बोला था बिजनेसमैन जो है वही आपका इसको मेंटेन करता है। ऑन डिमांड का मतलब क्या है बेटा, जब मेरी इच्छा है तब मैं अपना पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ,
ठीक है। तो करंट अकाउंट का ये बेनिफिट है। सेविंग का बेनिफिट है क्या सर ये? हाँ, सेविंग का भी यही बेनिफिट है, ठीक है। पर मैंने तो बता दिया करेंट में कितने भी बार मैं पैसे को विड्रॉ कर सकता हूँ, बट सेविंग में कुछ लिमिट होती है कि आप महीने में 10 बार, 20 बार या 25 बार से ज़्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ओके, दे कैन बी विड्रॉन अपॉन बाई चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। चेक से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। ओके, बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट्स। बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। MCQ आ जाता है कई बार CBSE में 1 मार्क का, कि बताइए कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें इंटरेस्ट पे नहीं हो सकती। रेदर बैंक इम्पोज सर्विस चार्जेस ऑन दीज अकाउंट, यानी कि कुछ सर्विस चार्ज जो है इम्पोज करती है। सर्विस चार्ज क्या होते हैं? जैसे कि मैसेज के रिगार्डिंग, एवरी टाइम यू विड्रॉ एनी अमाउंट सम सर्टेन डिडक्शन है यू हैव मेड। जैसे कि आपने कोई पैसा अगर विड्रॉ करा है तो कुछ डिडक्शन भी आपने वहाँ से आपके अकाउंट से हुई है। अब इसमें हुआ क्या है बेटा, जब डिडक्शन हुई है तो उन्होंने क्या करा, वो मैसेज आपको सेंड करा है आपके फ़ोन पे। अब बैंक इतनी अच्छी तो है नहीं कि आपको बार बार मैसेज करेगी फ्री में। जो मैसेज का होता है बेटा वो भी सर्विस चार्ज हो गया, ठीक है। अकाउंट को मेंटेन करने का भी क्या हो गया, सर्विस चार्ज हो गया। तो इस तरीके से जो सर्विस चार्ज होते हैं बेटा वो बैंक आपसे चार्ज करती है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एक सेकंड, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, आप एक सर्टेन टाइम के लिए अपने पैसे को डिपॉजिट कर देते हो। जैसे कि मैंने सपोज करा मेरे पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए मैंने क्या है FD करा दी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करा दी है। फिक्स डिपॉजिट में क्या, सपोज करो मेरे 5 ईयर के लिए FD है। अब अगले 5 ईयर्स तक बेटा मैं इस पैसे को टच नहीं कर सकता, इसको मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। क्या अगर मैंने इमरजेंसी हुई तो, हाँ इमरजेंसी हुई तो विड्रॉ कर सकते हो, बट वहाँ पे क्या है आपका कुछ ना कुछ पेनल्टी या कुछ ना कुछ चार्जेस ऐसे लग जाते हैं जिससे कि आपका जो है थोड़ा सा नुकसान ज़रूर होता है अगर आप टाइम से पहले विड्रॉ करते हो तो। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है बेटा हाइयर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हाइयर इंटरेस्ट का आपका क्या होता है, रेट होता है इसमें। जैसे कि जनरली अगर रेट अगर मार्केट में 6% चल रहा है अगर सेविंग अकाउंट में, तो इसमें जो FD होती है उसमें चलेगा 11% या 12 या 13 या 15% भी चल सकता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशंस। अंडरस्टूड? ठीक है। तो एक सेकेंड, ये पेज बदल गए हैं। तो इस तरीके से ये काम करती हैं चीज़ें। अब ज़रा ये भी देख लेते हैं ये, हाँ ओके, हाँ फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट भी बोल देते हैं और टर्म डिपॉजिट भी बोल देते हैं। ये तीनों जो नाम है, कई बार बेटा ये आपका एक तरीके से MCQ में आ जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है आपका जो प्राइस, ऐसा कौन सा अकाउंट है जिससे पैसे नहीं निकाले जा सकते। तो वो क्या कर देगा, फिक्स डिपॉजिट लिख देगा एक जगह लिख देगा टाइम डिपॉजिट, एक जगह लिखेगा टर्म डिपॉजिट, एक जगह लिख देगा सेविंग डिपॉजिट। अब वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे और आप क्या है टर्म डिपॉजिट या किसी और टिक लगा के आ जाओगे, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ MCQs को घुमाने का काम ये लोग करते हैं, बाकी कुछ नहीं। अगर कंसेप्ट अगर आपने पकड़ रखे हैं, जैसे कि अगर आपने ये अल्टरनेट नाम जो है फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, अगर ये तीनों अगर पता है कौन से एक ही होते हैं तो आप इसको टैकल कर पाओगे, अदरवाइज आप टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट रेफर टू दोज डिपॉजिट्स इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिट विद द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। सच डिपॉजिट डू नॉट एंजॉय चेकेबल फैसिलिटीज़। आप इसको चेकेबल फैसिलिटी का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हो, मीन्स आप क्या है चेक इशू नहीं कर सकते हो FD के ऊपर, ठीक है ना। ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। दीज डिपॉजिट्स कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया बेटा डिफरेंस, 3 मार्क्स में डिफरेंस पूछ सकता है। तो बेटा ये मैं आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखना, ये आपका HW है, आप इसे खुद ही प्रिपेयर करना, ठीक है। लास्ट में आता है बेटा सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसमें ज़्यादा कुछ बात है नहीं, फिर भी थोड़ा सा एक प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं। दीज डिपॉजिट्स कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। ओके, द डिपॉजिट आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट। ओके, बट सम रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज ऑन नंबर ऑफ एन अमाउंट ऑफ द विड्रॉल्स। एक तो नंबर ऑफ विड्रॉल्स जो मैंने आपको बताए थे कि मंथ में आपकी लिमिट होती है 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, कितने टाइम्स आपको विड्रॉ करना है ये, प्लस अमाउंट पे भी इस पर आपकी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो बैंक टू बैंक वेरी करती है। कोई बैंक बोलेगी कि आप 15 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, कोई बैंक बोलेगी आप 5 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, कोई बैंक बोलेगी आप 10 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो। तो हर बैंक का अपना रूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने अकाउंट को मेंटेन करना होता है। डन, ठीक है। तो ये आपका पहला प्राइमरी फंक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद है बेटा, एक सेकंड इसको और पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मस्ट बी नोटेड दैट करंट डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट आर चेकेबल डिपॉजिट वेयर फिक्स डिपॉजिट आर नॉन चेकेबल डिपॉजिट। ओके, नो प्रॉब्लम, हमने ये रीड कर लिया है। इसके बाद आता है एडवांसिंग लोन्स, यानी कि लोन को प्रोवाइड करना। ये भी प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन मैंने आपको बताए थे बैंक के, कौन कौन से थे। एक था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा था
एडवांसिंग लोन्स। तो एडवांसिंग लोन्स है, ये इसका सेकंड है। अब इस पर और बात कर लेते हैं। द डिपॉजिट्स रिसीव बाई बैंक आर नॉट अलाउड टू रिमेन आइडल, यानी कि वो क्या, आइडल का मतलब होता है बेटा एक तरीके से कांस्टेंट, ठीक है। आप इसको कांस्टेंट ले समझ, अभी इस टाइम पे कांस्टेंट समझो, इसका और मतलब होता है, पर अभी आप कांस्टेंट समझो। अब अगर बैंक ने पैसा जमा कर लिया बैंक में, तो ऐसा तो है नहीं बैंक को पैसा अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, जो नोट पे गांधी जी हैं, है ना, उनको देख के खुश हो जाए एकदम बैंक के, वाह इतना सारा पैसा, चलो बैठ के देखते रहते हैं इसको, ये अपने आप डबल हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है। बैंक को क्या करना पड़ेगा, उस पैसे का इस्तेमाल करना पड़ेगा किसी न किसी वे में, किसी न किसी वे में इस्तेमाल करेगी, तभी जाके बेटा वो पैसा जो है वो उसका यूज़ कर पाएगी और उस पर क्या कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर पाएगी। अदरवाइज़ ये लोग इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे हमें, ठीक है। मेन क्वेश्चन आता है कि ये लोग हमें इंटरेस्ट कैसे पे कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे इस पैसे का। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, सो आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व, कुछ पैसा जो है रिजर्व में रख लेते हैं ये लोग। यानी कि सपोज करो अगर 100 करोड़ रुपये अगर बैंक के पास है, तो वो क्या करेगी, 10 करोड़ रुपये ऐसा रिजर्व रख लेगी। रिजर्व मतलब सर अगर कभी कोई ज़रूरत हुई, कोई बंदा आ गया अचानक से लेने, मेरे को जैसे काफ़ी सारे वो थे इसमें डिपॉजिटर्स थे, काफ़ी सारे लोग थे, उनमें से क्या है सपोज करो 2 लोग आ गए, है ना, 15-15 लाख वाले। तो अब अगर सारा का सारा पैसा अगर इन्होंने लोन में उठा दिया, तो अगर ये डिपॉजिटर आएंगे 15-15 लाख वाले, तो इनको उस पेमेंट तो हो नहीं पाएगी। इसीलिए लोग क्या करते हैं, कुछ रिजर्व में पैसा रखते हैं अपने पास कि अगर कोई अचानक से पैसा अगर विड्रॉ करने के लिए आ जाए तो उसको पेमेंट कर सके। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं एक बार में 100 के 100 करोड़ विड्रॉ हो जाए, ठीक है। कुछ जो भी इनको आइडिया होता है बैंक में काम करते करते, उनको पता होती है कि मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं एक बार में विड्रॉ करवाने के लिए, तो उतना ये रिजर्व बना के रखते हैं जिससे कि ये क्या है, लोगों की ये रिक्वायरमेंट उसको मीट आउट कर सके। अंडरस्टूड। तो अब क्या है, एक सेकेंड, हाँ, द बैलेंस इज गिवन टू नीड बोरोवर्स एंड इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम देम, यानी कि जो बोरोवर्स होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, उनसे क्या वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनको पैसा देने का, विच इज़ अ मेन सोर्स ऑफ दीज बैंक्स इनकम। ओके, ये जो मेन सोर्स है बेटा इनकम की बैंक की, वो यही है, ठीक है। एक होता है कैश क्रेडिट, एक होता है डिमांड लोन्स। अब इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है। कैश क्रेडिट रेफर टू द लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट हिज करेंट एसेट्स लाइक शेयर, स्टॉक और बॉन्ड्स। यानी कि अगर कोई बोरोवर आया आपके पास, बोरोवर वो होते हैं जो पैसा उधार मांगने आते हैं, अगर कोई बोरोवर आया उसने क्या बेटा कोई करंट एसेट आपके पास जमा कर दी, ठीक है, करंट एसेट्स अपनी डिपॉजिट कर दी। इस चीज़ को बेटा वैसे बोलते क्या है पूरी चीज़ को, अगर कोई अगर आपके पास एसेट डिपॉजिट कर जाए इसको बोलते हैं मोर्गेज, ठीक है ना। अगर कोई आपके पास अगर कोई एसेट्स मोर्गेज कर गया, ठीक है, तो अब क्या करोगे आप अपना उसको लोन दे दोगे, जितना भी आपका एसेट्स होगा उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज आप उसको लोन दे दोगे। सपोज करो अगर किसी की मोर्गेज की हुई एसेट्स है वो 10 लाख की है, तो आप क्या करोगे 8 लाख या 6 लाख जो इतना भी लोन है उसको दे दोगे। कभी भी मोर्गेज की हुई एसेट्स जो होती है उससे ज़्यादा का लोन नहीं दिया जाता, हमेशा याद रखना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा अगर मैं किसी से 10 लाख रुपए की एसेट्स रखवा रहा हूँ, 15 लाख रुपए उसको लोन में दे दे रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता वो 15 लाख रुपए लेके भाग जाएगा? वो क्यों आएगा लौट के पलट के, बताओ क्या ज़रूरत है उसको खाने की। इसलिए जो भी पैसा होता है थोड़ा सा उसे कम दिया जाता है, क्योंकि कल को अगर कोई भागने की सोचे भी ना तो वो भाग ना पाए, क्योंकि उसे पता है कि उसने पैसा जो है वो ज़्यादा जमा करा है एज़ कम्पेयर टू जितना उसको मिला है, जितने की उसको लोन प्राप्त हुई है उससे क्या है ज़्यादा उसने एसेट्स जमा कर दिए, इस वजह से उसको एक कम अमाउंट दिया जाता है उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। तो ये हो गया बेटा कैश क्रेडिट, ठीक है। अब दूसरा होता है बेटा डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स का मतलब होता है बेटा जब कभी भी बैंक अगर क्या है जो भी आपको लोन दे रही है, ठीक है, उसमें कभी भी वो बुला सकती है उस बैंक वापस। जैसे कि अगर बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए दिए लोन पे, ठीक है, जैसे ही मैं लेके गया 15 दिन बाद बैंक बोलती है कि लाओ हमारा पैसा वापस करो। तो डिमांड लोन में क्या है मुझे हैंड टू हैंड पैसा क्या है वापस करना होगा, ठीक है ना, ये है। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायरमेंट जिसको होती है बिजनेसमैन को, वो इस चीज़ को अवेल करते हैं, ठीक है। तीसरा बेटा शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स दे आर गिवन, एक सेकंड आपकी पेन नीले वाले से पढ़ते हैं, चलो ओके। दे आर गिवन एज अ पर्सनल लोन्स अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटीज़। कोलेटरल सिक्योरिटीज़ का मतलब मैंने आपको फिर से वही वाली बात है, आपने क्या कोई सिक्योरिटी रख दी अपनी, जब आप अपनी कोई सिक्योरिटी रख दोगे, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी मोर्गेज कर दोगे, उसके अगेंस्ट में कोई पैसा दे देगा आपको, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा अब एक बात बताओ, उसमें अंतर क्या था कैश क्रेडिट में, उसमें अंतर क्या था। कैश क्रेडिट में क्या था बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ रखी थी, मार्केटेबल्स। मार्केटेबल्स का मतलब होता है बेटा जो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए, ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए बेटा,
वो वाली सिक्योरिटीज़ उन्होंने वहाँ पे डिपॉजिट की थी। मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर किसी ने वहाँ पे सपोज करो गोल्ड रख दिया, तो गोल्ड आपको पता है हैंड टू हैंड मार्केट में बिक जाता है एज़ कम्पेयर टू द, अगर किसी ने मुझे प्रॉपर्टी रखी, अब पता है प्रॉपर्टी बेचने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो होती हैं जिनकी सेल आउट जो जल्दी हो सकती है, वो कैश क्रेडिट लोन में यूज़ की जाती है। और जो सिक्योरिटीज़ जो मार्केटेबल नहीं है, इनको इतनी जल्दी बेचा नहीं जा सकता बट उनकी कुछ वैल्यू है, वो आपकी क्या हो गई बेटा, वो आपकी शॉर्ट टर्म लोन्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो दोनों का कंसेप्ट एक ही है, बस थोड़ी सी बात अलग है। एक बार प्रूफ रीडिंग करके इसको भी देख लेते हैं। दे आर गिवन अ पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी, द मनी इज क्रेडिट टू द account of the borrower and borrower can withdraw money from his account and interest is payable on the entire sum of loan granted. Okay, no problem, यही वाली बात हम लोगों ने इसमें चेक करी है। अब आता है बेटा सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस क्या है बेटा, ठीक है। these are the addition to the primary functions bank perform for the secondary functions in order to follow the secondary functions. Okay, डन, छोड़ो इसको। देखो बात क्या है इसमें, मैंने आपको प्राइमरी फंक्शंस बताए थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। अब होता है सेकेंडरी फंक्शंस, यानी कि ये वो फंक्शंस होते हैं जिनको क्या है एडिशनली परफॉर्म किया जाता है। एडिशनली यानी कि बैंक जो है इसके बाद भी क्या है एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ताकि क्या है वो चार्ज कर सके सम फीस चार्ज कर सके अपने अकाउंट होल्डर के ऊपर, ठीक है। अब ये किस तरह के बेटा सर्विसेज होती हैं, अभी आपको समझ में आ जाएंगी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक पहली होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच कस्टमर इज अलाउड टू विदड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू अ एग्रीड लिमिट। जैसे कि एक बिजनेसमैन हो गया बेटा, ठीक है, इसको बोलते, अब पहले बता रहा हूँ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का ये एक्सप्लेनेशन है आपका, ठीक है। एक बिजनेस है, ठीक है, आप सपोज करो उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, अलग ही सिस्टम है, 10 लाख रुपए उसके पड़े हुए हैं। अब बैंक जो बिजनेस वाला है उस पर टाइम नहीं है यार, वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करता है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी होंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसे उठा लेगा। जैसे कि 12 लाख रुपए का उसने चेक काट के दे दिया, ठीक है। अब 12 लाख का चेक काट के दे दिया, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या है, बैंक जो होती है और बिजनेस कंसर्न जो होता है, बिजनेस जो होता है, वो आपस में एक जॉइंट एग्रीमेंट करके चलते हैं, जहाँ पे क्या है बैंक क्या है एक सर्टेन लिमिट सेट कर देती है, ठीक है, एक लिमिट आपको सेट कर देती है, जिसमें क्या है बिजनेस जो है उस लिमिट तक पैसे के क्या है विड्रॉ कर सकता है। जैसे कि आपको जैसे कि बिजनेस ने बोला कि आप क्या 18 लाख रुपीज़ तक आप लोग अपने करंट अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके अकाउंट में 9 लाख हैं, 10 लाख हैं, 6 लाख है, 5 लाख, कितने, आपकी लिमिट क्या है 18 लाख तक। यानी कि एज अ मैं बिजनेस कितने लाख तक विड्रॉ कर सकता हूँ, 18 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकता हूँ। हाँ, इसके अगेंस्ट में कुछ हाँ ऐसा भी होता है। देखो जब बिजनेस और बैंक एग्रीमेंट करते हैं तो बिजनेस कुछ ना बेटा सिक्योरिटी जमा करके रखता है पहले से पहले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस या ज़्यादा पैसे निकालने के बाद रिपेमेंट नहीं करता है, इसलिए बैंक जो प्रेफर करती हैं कुछ सिक्योरिटीज़ को अपने पास रखना, कि अगर उसने बिजनेस ने पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे वो लोग उसको डील कर लेंगे अपने तरीके से, ठीक है, ये है। चलो अब आते हैं इसके बाद डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर द मैच्योरिटी। अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब पता है तो कोई बात नहीं, और नहीं पता है तो भाई थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज में बेटा होता ये है, जो बिजनेसमैन होते हैं दो, ठीक है, उनके पास आज पैसा नहीं है। सपोज करो बिजनेस 1 के पास जो है उसके पास पैसा नहीं है बिजनेस 2 को देने के लिए, तो इस बिजनेस 1 ने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दिए और बोला कि 1 लाख रुपए का मैं एक्सेप्टेंस देता हूँ कि 3 महीने बाद क्या 1 लाख रुपए आप मेरे को सिर्फ ले लेना। बिजनेस 2 को पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, बैंक के पास जाएगी और वो बिल डिपॉजिट कर देगी उस बिजनेस का, और वहाँ से क्या 1 लाख रुपए का अमाउंट ले लेगी। कुछ जो है 1 लाख का 1 लाख नहीं दिया जाएगा, कुछ ना कुछ पैसा कम करके दिया जाएगा, और बाद में 3 महीने की मैच्योरिटी के बाद बैंक जाएगी जिसके पास, बिजनेस 1 के पास, और पैसा ले लिया जाएगा। अच्छा भैया अगर बिजनेस 1 ने मना कर दिया तो बेटा वो बिल जो है वो लेके वापस आएगी, और जो बिजनेस 2 है उसके मुँह पे फेंक के मारेगी, बोलेगी बेटा तुमने हमसे 1 लाख रुपये लिया था और ये बिल तुम्हारा डिस्काउंट जो हम जब कराने गए तो ये हुआ नहीं, हमें हमारा पैसा वापस दो। और फिर बाद में उसी बिल को लेके बिजनेस 2 जो है बिजनेस 1 से अपने तरीके से डील करेगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार दोबारा रिवर्स करके सुन सकते हो, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि बिजनेस 2 जो भी बिजनेस है उसके पास जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़े हैं उनको क्या वो डिस्काउंट करा सकता है, किससे, बैंक से डायरेक्टली, ठीक है, अगेंस्ट सम रिडक्शन, कुछ रिडक्शन होता है वो तो दी जाती है उसके बाद, ठीक है। एक सेकंड भाई,
चलिए, तो गाइस इसके बाद आपका आता है एजेंसी फंक्शंस, यानी कि कुछ एज अ एजेंट ये लोग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एजेंसी फंक्शंस में होता क्या है, जैसे कि सबसे पहला होता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाना है, जिसमें क्या है डिमांड ड्राफ्ट, मेल ड्राफ्ट, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाने का काम जो होता है वो भी बैंक करती है। जैसे कि अब मेरा एक बैंक में अकाउंट है, ठीक है, और मुझे दूसरे बंदे को पैसा भेजना है, तो मैं बैंक से बोलूँगा बैंक मेरा पैसा भेज दो उस जगह को, अकाउंट नंबर दे दूंगा उसका, और वो लोग पैसा भेज देंगे। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, कई बार बैंक को हम लोग ऑलरेडी हम बोल के रखते हैं कि देखो अगर इस पर्सन से आपको क्या मंथली बेसिस पे आपको पेमेंट लेना है और इस जगह पे मंथली पेमेंट कर देना है, तो बैंक हमारी एज अ एजेंट, अब बैंक के पास हमारा पैसा तो है ही है, तो बैंक हमारा एज अ एजेंट क्या है, पेमेंट भी कर देगी और कलेक्शन भी कर लेगी पीरियडिकल बेसिस पे, यानी कि मंथली जो भी होना होगा। इसके बगैर में हमारे बाप की नौकर तो है नहीं बेटा बैंक। बैंक क्या करेगी, कुछ फीस चार्ज करेगी, वो एग्रीमेंट में बैंक कर लेती है, उनका डिसीजन अलग होता है, जो सर्विस लेने वाला बंदा होता है और बैंक, वो उनके बीच की बात है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये परचेज और सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में मतलब क्या होता है, ये मैं अभी शायद आपने पढ़ रखा हो तो ठीक है। आपको क्या जो करेंसीज जो होती हैं, जैसे बैंक के पास अगर फॉरेन करेंसीज आ गई तो वो क्या वो बेच सकती है बाहर इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, फॉरेन करेंसीज क्या है अगर आपको पता है तो अच्छी बात है बेटा, अब इतने कम टाइम में बता तो नहीं पाऊंगा मैं आपको किसी भी तरीके से। ठीक है, इसके बाद है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, कमर्शियल बैंक बाय एंड सेल स्टॉक एंड शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। अब क्या है, जैसे कि मैं कहता हूँ बैंक से, बैंक आप एक काम करो, मेरा जो पैसा है, ठीक है, मेरा जो अकाउंट में जो मनी है उससे आप क्या है शेयर्स वगैरह परचेज करके सेल कर सकते हो, और वॉट एवर द प्रॉफिट वी अर्न, जो भी प्रॉफिट आप अर्न करोगे उसमें क्या है परसेंटेज वाइज आप कुछ मुझसे ले लेना और आप कुछ आप मुझे दे देना। लॉस हुआ तो मैं बियर करूँगा, प्रॉफिट हुआ तो आप अर्न करना। और ट्रस्टेड बैंक होती हैं बेटा, उनके साथ ये सब एग्रीमेंट किए जाते हैं, जिससे कि आपको पता होता है कि ये लोग लॉस तो अर्न करेंगे नहीं, हमको क्या है प्रॉफिट ही ऑलमोस्ट करा के देंगे। ठीक है, इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी, किस तरीके से आपको इनकम टैक्स में हेल्प हो सकती है, किस तरीके से आपको इनकम टैक्स क्या बच सकता है, ये आपको क्या है लीगली आपको सर्विसेज देती हैं। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर भी बन सकते हैं आपके। इसमें होता क्या है, जैसे कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, ठीक है, और मैंने क्या है अपनी एक एग्जीक्यूटर एक विल बना दी, विल का मतलब होता है वसीयत। ठीक है, इस विल के हिसाब से मेरा ये वाला सामान ये मेरा ये वाला रिलेटिव यूज़ करेगा, ये चीज़ ये यूज़ करेगा, ये यूज़ करेगा, ये वाली चीज़ें अप्लाई कौन करवाएगा, बैंक। मैं बैंक से बोल दूंगा कि मेरे जाने के बाद मेरा जो भी आइटम्स है उसका ये इस तरीके से आपको यूज़ करवाना है, इस तरीके से आपको डिस्पोज करने हैं, तो ये क्या है आप एग्जीक्यूटरशिप में करवा सकते हो। ठीक है ना। ट्रस्टी में क्या होता है, मैंने सपोज करो एक एनजीओ खोल दिया, अब उस एनजीओ का काम किसको संभालने को दे दिया, बैंक को। अब बैंक क्या करेगा, उस एनजीओ को संभालेगा, ठीक है, और वही मैनेज करेगा बैंक जो है एनजीओ के अंदर के सारे काम, तो वो मेरे ट्रस्टी और एग्जीक्यूटिवशिप में आ गया। लेटर ऑफ रेफरेंस, दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर्स ट्रेडर्स एंड प्रोवाइड सिमिलर इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर ट्रेडर टू देयर कस्टमर। अब क्या है, कई बार क्या है हम किसी से डील करने जा रहे होते हैं, सपोज मैं फॉरेन में डील करने जा रहा हूँ, ठीक है, एक फॉरेन कंपनी है उससे डील करने जा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता फॉरेन कंपनी ईमानदार है या नहीं, अच्छी है या नहीं, ट्रस्टवर्दी है नहीं, तो मैं करूँगा बैंक को अप्रोच करूँगा और जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनकी, ठीक है, वो उनसे प्राप्त कर लूँगा। इसके अगेंस्ट में बैंक चार्जेस लेगी, हाँ जी हाँ, फ्री में बैंक कुछ नहीं करती, ध्यान रखना। अगर फ्री में तुम्हें करवाना है तो बैंक यही काम कर सकती है, तुम्हें काउंटर नंबर 4 से काउंटर नंबर 5 पे भेज सकती है, बस ये काम है बैंक का। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं बेटा जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। इसको देख के आज खत्म करते हैं बस। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस यानी कि नॉर्मल जो फंक्शंस हैं जो यूज़ किए जाते हैं। एक तो लॉकर फैसिलिटी होता है, सपोज आपके पास अपने घर के कागज़ हैं, कुछ सोना है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसको क्या कर सकते हो आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, जिससे बैंक क्या है उसकी सेफ्टी रखती है। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉकर फैसिलिटी अवेल करना। इसमें बैंक कुछ ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है बैंक का, वो आपको लेना पड़ता है, बदले में बैंक क्या है सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। ट्रेवलर्स चेक का मतलब है जैसे कि अगर इंडिया के बाहर अगर कहीं जा रहे हो तो आप क्या है एक चेक बुक लेके जाओगे, जहाँ पे पेमेंट करनी है आप उस चेक बुक के थ्रू पेमेंट कर दोगे और बैंक क्या है आपके बिहाफ पे अपनी फॉरेन ब्रांच में जो भी होगा वो पेमेंट वहाँ से करा देगी। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है, दे ऑल्सो इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्थिनेस। मतलब क्या है, अगर मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड बंदा हूँ तो मेरा लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, SBI जो है मेरे बैंक अकाउंट है उसमें, SBI वालों को पता है कि मेरा पैसा जो है उस बैंक अकाउंट में है, वो लोग क्या करेंगे एक आपको एक लेटर बना के दे देंगे जिसको क्या है मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ एज अ
प्रूफ कि देखो मेरा अकाउंट में इतना पैसा है और इस तरीके से मैं डील करता हूँ, ठीक है। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, कई बार ऐसा होता है कुछ जो कंपनीज होती हैं उनकी सिक्योरिटी जो है बेटा बिक नहीं पाती। जैसे कि मैंने शेयर बेचना चाहा तो मगर मेरे शेयर के मार्केट में बिके नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, बैंक मेरे शेयर्स को बिकवा दो या फिर आप ही खरीद लो। तो बैंक क्या करेगी, या तो शेयर्स को बिकवा देगी या बैंक क्या करेगी, खुद ही परचेज कर लेगी, देन आप उसको रीसेल कर देगी अपने तरीके से अगेंस्ट सम फीस। हर चीज़ में बैंक अपना फीस सर्विस चार्ज बेटा कलेक्ट करती है, ठीक है। लास्ट में एक कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स, इसमें क्या है, बैंक क्या करती है, जो ट्रेडर्स होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है। सपोज करो अगर जो स्कूल के टीचर्स हैं, सारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी इतनी मंथली सैलरी है, वो सब बैंक को उनका डेटा पता ही होगा, ठीक है। तो बैंक क्या करेगी, एक स्टैटिकल डाटा क्रिएट करेगी, यानी कि एक स्टैटिक्स के बेसिस पे डाटा क्रिएट करेगी और उसको क्या करेगी, पब्लिश कर देगी। इस तरीके से क्या बैंक क्या अलग अलग तरह के लोगों का डाटा जो है पब्लिश करती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। और या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है वो भी उनसे अप्रोच करके डेटा मांग सकती है, पर हर चीज़ एथिकल वे में होनी चाहिए। इस तरीके फंक्शंस कुछ बैंक करेगी। तो ये आपके जनरल यूटिलिटी फंक्शंस हुए। तो आज हम लोगों ने देख लेते हैं क्या क्या देखा, आधा चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है इसमें। कमर्शियल बैंक हमने देखा क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं कमर्शियल बैंक के, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। प्राइमरी फंक्शन बताया था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स। देन मैंने आपको बताया था सेकेंडरी फंक्शंस में मैंने आपको बताया था कैश आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल फैसिलिटी, एजेंसी फैसिलिटी में ट्रांसफर ऑफ फंड, कलेक्शन ऑफ पेमेंट, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आप चाहें तो आप खुद के क्विक नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप अपने तरीके से मतलब रेफर कर सकते हैं चीज़ों को। ये है, मैं नोट्स बनाने के बेटर वे बता सकता हूँ आपको। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको शॉर्ट वे में लिखना नोट्स होता है बेटा। जैसे कि अगर मैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में लिखना चाहूँ तो उसमें क्या लिखना है, कस्टमर इज़ अलाउड टू विदड्रॉ अप टू अ सर्टेन एग्रीड लिमिट। ये मैं इतना लिखूंगा इसमें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक तरीके से नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से हर चैप्टर के नोट्स बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है इट रेफर्स टू द ये सब कुछ आप लिखो, आपको मेन क्रक्स लिखना है कि ये मेन क्रक्स है इस चीज़ का, ठीक है ना। ये है।